गुड आफ्टरनून सर। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है कि अभी आ रही है? हाँ सर अब आ रही है। हमें लगा कि आप अरे सिर्फ पढ़ाए यार। जा रहे हैं और इधर आवाज ही नहीं आ रही है। अभी आ रही है? अब आ रही है सर। यस सर आ रही है। चलो ठीक। कहने का मतलब ये हो गया कि ये वाले डाटा बेटा आपको याद होना चाहिए। इसमें देखना, दो 20,000 है, एक 3 लाख है और एक है 28,000। ये हो गया फिशेस का, ये हो गया बीटल्स। और 20K में दो आते हैं। अगर अबाउट 20K होगा तो ऑर्किड होगा, और मोर देन होगा तो आपका हो जाएगा आंट्स। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, टर्म बायोडाइवर्सिटी दिया था इसमें। टर्म बायोडाइवर्सिटी किसने दिया है? एडवर्ड विल्सन। नहीं, एडवर्ड विल्सन ने बेटा बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज किया था। ठीक है। तो इन्होंने टर्म बायोडाइवर्सिटी नहीं दिया है, टर्म बायोडाइवर्सिटी दिया है रोजन साहब ने। तो टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज गिवन बाय रोजन और पॉपुलराइज्ड बाय फेमस साइंटिस्ट एडवर्ड विल्सन, सोशियो बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है। अब बेटा डाइवर्सिटी तो कई लेवल की देखी जाती है, लेकिन अगर हम लोग देखे जाए तो इम्पोर्टेंट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी तीन है। एक जेनेटिक है, एक स्पीसीज है और एक है इकोलॉजिकल। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में एक एग्जांपल आएगा आपका रावोल्फिया ओमेटोरिया। आविया गुड आफ्टरनून। तो जरा बताइए, रावोल्फिया ओमेटोरिया में एक एक्टिव केमिकल पाया जाता है जिसका नाम होता है रिसर्पिन। अनिकेत गुड आफ्टरनून। रिसर्पिन जो एक्टिव केमिकल रिसर्पिन है, ये हिमालयन रेंजन में, अलग अलग हिमालय रेंज में ग्रो किया जाता है। तो मान लीजिए जैसे एक जगह हिमालय के रेंज में पाया जा रहा होगा तो हो सकता है उसमें रिसर्पिन का जो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेंसी अलग होगी, किसी एक रीजन की कंसंट्रेशन ऑफ पोटेंसी अलग होगी। ये दिखाएगा कि भैया ये स्पीसीज तो सेम है लेकिन जीन इसका स्ट्रॉन्ग है, किसी का स्लो। ये कैसी डाइवर्सिटी दिखाता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे कि आपको राइस का पता है, कोई चावल खाते हो तो मीठा लगता है, कोई चावल पतला लगता है, कोई चावल मोटा होता है, कोई चावल महकदार होता है। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के राइस हैं तो राइस ही, लेकिन ये क्या हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक स्ट्रेन हो गए। और आपको पता है इंडिया में हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस। और यहीं पे याद कर लेना, बायोटेक्नोलॉजी वाला भी डाटा ले सकते हो, 2,27,000। 2 लाख किसके लिए था? बताइए, 2 लाख किसके लिए है? बासमती।
नहीं बासमती नहीं था। 2 लाख था। राइस, हाँ, वैरायटी ऑफ राइस। डिफरेंट वैरायटी ऑफ राइस। वैरायटी ऑफ राइस। 27 था बेटा आपका डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज ऑफ बासमती। डॉक्यूमेंटेड वैरायटी ऑफ बासमती राइस। ये सारे डाटा एक साथ रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट रहा आपका, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा रायोल्फिया मोटेरिया जो है वो क्या दिखाएगा। ये पूछ सकता है कि उसमें एक्टिव केमिकल क्या है, रिसर्पिन है। अच्छा, मैंगो के कितने जेनेटिक स्ट्रेन है? 1000। 1000। अब स्पीसीज डाइवर्सिटी में कहते हैं कि वेस्टर्न घाट में एम्फीबिया की स्पीसीज ज्यादा है कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। तो आप बोलोगे वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन की डाइवर्सिटी ज्यादा है कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है आपका इकोसिस्टम लेवल की, जैसे कि डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव, कोरल रीफ्स, वेटलैंड, एस्चुरी, एल्पाइन मेडो हैज अ ग्रेटर इकोसिस्टम। यानी इंडिया में ये सब ढेर सारे डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं, इसलिए कहते हैं इंडिया की जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ग्रेटर है किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे, लाइक सूडान। सर स्कैंडिनेवियन कंट्री क्या होती है? एक नाम दिया गया है, इसमें नॉर्वे आते हैं, सूडान आते हैं, ये सब आते हैं। जियोग्राफी रेंज बोला जाता है कुछ। सर राउल्फिया में रूट पार्ट होता है उसका, जो रिजर्वाइन जो मिलता है उसमें। राउल्फिया में रूट पार्ट होता है उसका, प्लांट का। रिसर्पिन। सर जो मेडिसिनल प्लांट है राउल्फिया जेनेटिक डाइवर्सिटी में, हाँ, इसका रूट पार्ट होता है प्लांट में। मतलब सर रूट पार्ट से निकलता है रिसर्पिन। अच्छा, ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ना, ये तो इसके यस सर। देखना पड़ेगा इसका भी। हाँ, रूट से ही निकलेगा, रूट से निकलता है। और ये एंटी साइकोटिक ड्रग होता है, मतलब एंटी डिप्रेसेंट भी यूज किया जाता है इसका। स्नेक बाइट में भी लिया जाता है, इसलिए सरपेंटाइना बोलते हैं इसको। कभी एक प्लांट आता है इसका राओल्फिया सरपेंटाइना। तो डाइवर्सिटी कितने लेवल की होती है? 3 लेवल। 3 लेवल। एक हो गई स्पीसीज लेवल, एक हो गई जेनेटिक लेवल, और एक हो गई इकोलॉजिकल लेवल। IUCN 2004 एक बार क्वेश्चन पूछा था, IUCN का फुल फॉर्म भी पूछ लिया था। ये होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। और ये 2004 का लिस्ट है, क्योंकि जो एनसीईआरटी आपकी जब रिमॉडिफाइड हुई थी 2006, इसलिए उससे पहले का जो लिस्ट होगा वही इसमें नोट किया गया है। प्लांट और एनिमल की स्पीसीज कितनी है? स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। जबकि आपको पता है लिविंग वर्ल्ड में कितना दिया था? 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक है, इसका मतलब अब दोनों में से डाटा कैसे यूज करोगे? अगर सिंपल से पूछा जाए कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी कितना है, तो आपको लिविंग वर्ल्ड के डाटा को फेस करिएगा। अगर इसको पूछना होगा तो ये IUCN और 2004 वर्ड ये जरूरी मेंशन करेगा, तो आप इस डाटा को करिए। ठीक है। यस सर। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है कि डाइवर्सिटी कहाँ ज्यादा होगी? ये माना जाता है कि ट्रॉपिकल में ज्यादा होती कंपेयर टू टेम्परेट। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि इन्वेंटरीज खोज कहाँ ज्यादा हुई है स्पीसीज की, ट्रॉपिकल में कि टेम्परेट रीजन में? ट्रॉपिकल। तो कहा जाता है कि ट्रॉपिकल में, यानी ट्रॉपिकल कंट्री में स्पीसीज की इन्वेंटरी खोज ज्यादा हुई है कंपेयर टू टेम्परेट। ठीक है।
और अगर हम लोग इसका स्पीसीज का कंपैरिजन करें और डाइवर्सिटी का पता करें तो कई लोगों ने एस्टिमेट यानी अंदाजा लगाया कि जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ होगा ये रेंज होगी 20 से 50 मिलियन। लेकिन आपको पता होगा एक बात अच्छी तरह से कि ये बहुत ज्यादा लगने लगता है। इसलिए रॉबर्ट में ने एक साउंड मतलब बहुत अच्छा एस्टिमेट किया जो सुनने में लगता है कि भाई सही हो सकता है, इतनी स्पीसीज डाइवर्सिटी हो सकती है। वो क्या थी आपकी 7 मिलियन। और ये आपको 2020 में क्वेश्चन आया है। सर ये वाली लाइन क्लियर कर दीजिए। स्पीशीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। ये ट्रॉपिकल से ज्यादा कंप्लीट है टेम्परेट में, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कहने का मतलब होता है कि अभी जैसे अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है, माना यह जाता है कि अभी इसके बारे में हमें पता ही नहीं है। कहा जाता है कि अभी इसमें जितनी स्पीसीज पता है अभी उससे भी ज्यादा स्पीसीज खोजी नहीं गई। इसलिए कहा जाता है कि जो इन सब फॉरेस्ट की अभी ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहां पे अभी ज्यादा चीजें पता नहीं है। टेम्परेट रीजन थोड़ा सा आपका डेवलप्ड कंट्रीज में आती है। और इस वजह से वहां के लोग खोज ज्यादा कर लिए हैं। लेकिन ट्रॉपिकल कंट्रीज थोड़ी सी अंडर डेवलप्ड या बिलो पॉवर्टी वाली कंट्रीज होती हैं तो वहां पर अभी उतनी ज्यादा रिसर्च एरिया नहीं है। तो यहाँ तक 2 पेज में आपका क्या क्या निकल के आया? एक तो बेटा 2 पेज का आउटपुट क्या निकला? तो पहला आउटपुट ये निकला 20 के 28 के 2 लाख टर्म बायोडाइवर्सिटी, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तीन लेवल के। इसके बाद आपका IUCN 2004 टेम्परेट वर्सेस ट्रॉपिकल 20 से 50 मिलियन। और 7 मिलियन। ये 2 पेज का है। इतनी पॉइंट आप चाहो तो शॉर्ट नोट नुमा बना के ऐसे रख सकते हैं। ठीक है। टर्म बायोडाइवर्सिटी दिया था रोजन साहब ने और इसको पॉपुलराइज किया था आपका एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन। चलिए आगे बढ़ते क्योंकि बेटा डेटाबेस चैप्टर है, कुछ चीजें हमें याद रखनी चाहिए। अभी यहाँ पे देखो इसका क्या निकल के आता है। कहते हैं जो स्पीसीज की खोज हो गई है उसके अकॉर्डिंग अर्थ पे जो एनिमल होते हैं वो कितने होते हैं? मोर देन 70%। यानी मोर देन 70% ऑफ द ऑल द स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स, वाइल्ड प्लांट्स नो मोर देन 22%। तो एक आया मोर देन 70%, मोर देन 70%, और एक आया नॉट मोर देन 22%। ठीक है। अब जरा बेटा मोर देन 70% कौन होंगे? एनिमल। किसके होंगे? तो टोटल रिकॉर्डेड स्पीसीज के। और प्लांट 22% से ज्यादा नहीं होते। इसमें कौन कौन आएगा? एल्गी, फंजाई, ब्रायो, जिम्नो एंड जियो। लेकिन देखो एक वर्ड यहाँ पे टेरिडोफाइटा नहीं लिखा गया है, ध्यान देना। हालांकि इसका कोई महत्व नहीं है लेकिन नहीं लिखा है तो हमें ध्यान देना चाहिए बस। ऐसा नहीं टेरिडोफाइटे नहीं आएंगे लेकिन नहीं लिखा है। अब बताओ एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा कौन सा ग्रुप होगा? तो लार्जेस्ट फाइलम कौन सा था? आर्थ्रोपोडा।
और उसमें हाँ, तो लार्जेस्ट थोड़ा क्लास कौन सा था? इंसेक्टा था। इंसेक्टा। insecta, ऐसा हो जाएगा, इंसेक्ट आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल। दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 100 एनिमल्स ऑन दिस प्लेनेट 7 आर इंसेक्ट। तो अगर मैंने बोला किसी एक गिवन एरिया में टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज 100 है, तो जरा बताइए इंसेक्ट कितने होंगे? 70, 70। गलत, 49 होंगे। हमने बोला टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितना? 100। इसका 70% क्या होगा? एनिमल। और उसका 70% क्या होगा आपका? इंसेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? yes sir, ठीक है, तो ऐसे देखना है आपको। भैया ये याद करना होता है इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट और प्लांट्स का। अच्छा, उससे ज्यादा एक और लाइन छूट गई है, ये वाली बड़ी अच्छी लाइन है। कहते हैं कि जो फंजाई होती है, फंजाई ज्यादा होता है किससे? फार्म से। तो फार्म से ज्यादा क्या है? फंजाई। फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, मैमल्स, इसमें बर्ड नहीं आते, ये भी ध्यान रखना। तो कंबाइंड टोटल ऑफ फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ये मिला लो, और इससे ज्यादा क्या मिलेगी? फंजाई। The number of fungi species in the world is more than that combined total of the species of fishes, amphibia, reptile and mammals. देखो एक ये चार्ट आ चुका है, ये पीवाईक्यू में आ चुका है, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं अदर एनिमल ग्रुप्स क्रस्टेशियन, मोलस्क, इंसेक्ट। इसको पढ़ने का फार्मूला लिख लो, IUCN। India of my coolness, हाँ ठीक है। तो आई से इंसेक्ट, O से अदर एनिमल ग्रुप्स, C से क्रस्टेशियन, M से मोलस्क। सर पहले M फिर C, अगर मैंने वैसे तुम्हें करें। वो नहीं बताया है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग नहीं बताया है। अच्छा, मैंने पहचानने की वो बता रहा हूँ कि मतलब अगर तुम्हें चार्ट दे दिया जाए, पूछा जाए कि ABCD करके कौन क्या होगा, बाकी तुम्हें याद ही होगा तो याद कर लेना। और इसको तो अच्छे से याद कर सकते हो, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, ऐसे ही पढ़ा जाता है। और इसको हमें फिश हाँ, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल ऐसे ही पढ़ते हैं। और इसको देखो, यहाँ से स्टार्ट करो। लाइकेंस, लाइकेंस में आता है एल्गी एंड फंजाई, फिर आता है ब्रायोफाइट यानी मॉसेस, फर्न मतलब टेडोफाइटा, इसके बाद एंजियोस्पर्म। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये था कि आपको मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि ABCD किया जाए तो कैसे पहचानोगे, बाकी आपके पास ट्रिक्स पहले से होगा। तो एक हो गया बेटा तुम्हारा IUCN, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स। लाइकेंस में आता है एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न, एंजियोस्पर्म। तो अगर आपको ABCD करके देगा तो आप हो सकता है पहचान जाएंगे। पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे? पहचान जाएंगे? बोलो यार, जरा बताइए, क्या प्रोकैरियोट के बारे में कोई डिस्कवरी हुई है? तो कहते हैं नहीं। तो biologists are not sure about how many prokaryotic species there might be. The problem is that conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species and many species are simply not culturable under laboratory condition. तो कहते हैं कि हम जिस मेथड से ये सब स्पीसीज की खोज करते हैं, उस मेथड से हमें प्रोकैरियोट का नंबर गिनना बड़ा मुश्किल है, और सारी स्पीसीज कल्चर नहीं किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर इनको हम खोजेंगे तो मिलियंस में चला जाएगा इन्हीं का खाली प्रोकैरियोट का नंबर। अब यहाँ का बेटा डेटा अगर यहाँ पे हम बगल में लिखें तो इंडिया का लैंड शेयर है 2.4%, लेकिन इसकी बायोडाइवर्सिटी का रेंज बड़ा अच्छा है, 8.1%। ये 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में आती है। प्लांट की बात किया जाए तो 45 के, और मोर देन सब है यहाँ पे, सब मोर है, लेस उस कुछ नहीं। ठीक है, तो 45 और 1 लाख यानी उसका ट्वाइस।
अब कहा गया है कि अगर रॉबर्ट मे का एस्टिमेशन लगा दो ग्लोबल पे, तो अभी तक कितना स्पीसीज हम लोग रिकॉर्ड किए हैं, तो भाई स्लाइटली मोर देन 1.5% रिकॉर्ड, 1.5 मिलियन रिकॉर्डेड है। रॉबर्ट मे कितना है, 7 मिलियन। तो जब बताइए 1.57 मिलियन का कितना परसेंट हुआ? अरे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, लगभग लगभग क्या हो जाएगा, 22%। ये हुआ। Yes, sir. परसेंटेज निकालने आता है ना? Yes. जरा बताओ 1.5 मिलियन 7 मिलियन का कितना परसेंट बनेगा? 22% से ज्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही आ गया कि अगर रॉबर्ट मे का एस्टिमेट लगाएंगे तो जो टोटल स्पीसीज जो हम लोग रिकॉर्ड किए हैं 1.5 मिलियन से थोड़ा सा ज्यादा, वो अभी 22% ही है, यानी 22% ही रिकॉर्ड किए हैं। यानी खोजा जाना कितना परसेंट बाकी है, बोलो? 78% खोजा जाना 22% बाकी है, यानी ज्यादा 78. खोजा जाना बाकी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम लोग एस्टिमेट लगाए तो इंडिया में खोजा जाना कितना बाकी होगा, मोर देन 1 लाख प्लांट एंड मोर देन 3 lakhs एनिमल स्पीसीज। ये बेटा Animals. इम्पोर्टेंट। बोलो। अब ये कहा जाता है कि नेचर की लाइब्रेरी जल रही है, मतलब कि भाई रोज क्या हो रहा है, कोई ना कोई एनिमल स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है। तो कहते हैं जल्दी जब तक हम लोग इसका क्या लिस्ट बनाए तब तक हो सकता है कि बहुत सारे स्पीसीज आके मर गए हो जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक होता है बेटा आपका लैटिट्यूड और एक होता है आपका एल्टीट्यूड। तो सिंपल सा फार्मूला है, हायर द लैटिट्यूड हायर द एल्टीट्यूड बायोडाइवर्सिटी विल बी द लोअर। काम करते, ऊंचाई पे जितना जाओ या लैटिट्यूड जितना ऊंचा करो, वो आपका क्या हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी कम होती चली जाएगी। अब बताओ, अर्थ एक गोला है और अर्थ के गोले को अगर हम लोग बीचों बीच एक लाइन से डिवाइड करते तो इसको कौन सा लाइन बोलते थे, इक्वेटर लाइन। Equator. ठीक है, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, यहाँ पे आते थे पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। तो कहते हैं इसका जो ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है इसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। और अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो एक ऐसी वर्टिकल लाइन भी होती है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। Longitude. हालांकि लॉन्गिट्यूड आपके लेवल पे नहीं है, हमें क्या देखना है, सिर्फ लैटिट्यूड। लैटिट्यूडनल रेंज, इक्वेटर को 0 मानते हैं, 0. तो यहाँ से हो गया 23.5. 23.5 डिग्री किधर, नॉर्थ की तरफ, और ये हो गया तुम्हारा 23.5 डिग्री साउथ की तरफ। ये होता है ट्रॉपिकल रीजन। कौन सा रीजन होता है बेटा, ट्रॉपिकल। जरा हम लोग अगर देखते हैं कुछ अच्छा मिल जाए। हम्म फिलहाल आपके एनसीईआरटी पॉइंट व्यू से उतना ही इम्पोर्टेंट है। बाकी रेखा उखा तो पूछी नहीं जाती, कौन सी लेख मतलब कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंकर की, कैप्रिकॉर्न, वो सब छोड़ो। No, sir. हम्म, चलिए। ये पूछा जा सकता है कि इक्वेटर का, इक्वेटर से किधर किधर ट्रॉपिकल आएगा, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, ये लैटिट्यूडिनल रेंज हो जाएगा ट्रॉपिकल। और यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा पाएगा।
और जैसे जैसे पोल की तरफ जाओगे यानी नॉर्थ की तरफ जाओगे, डाइवर्सिटी क्या होगी, घटती चली जाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि ये जो आपका नॉर्थ पोल होता है, ये कौन सा रीजन होगा, आर्कटिक की एंटार्कटिक? आर्कटिक। ये होगा आर्कटिक, अरे होगा एंटार्कटिक। एंटार्कटिका और आर्कटिका। अब कैसे पकड़ोगे, तो याद रख लेना पोल पे एन आना ही आना है। तो एन पहले से था तो आर्कटिक हो गया, एन नहीं है साउथ है तो क्या हो जाएगा, एंटार्कटिक। मान लो कभी भूल जाओ तो। इसके बाद भैया आपका बर्ड का बड़ा अच्छा डाटा है। हम सारे पूरे जितने भी जहां जहां बर्ड है सब एक साथ आपके लिए रख देते हैं। 1400, 1300, 1200, 105, 56। 1400 कहाँ पे है, बोलो? न्यूयॉर्क। नहीं, कोलंबिया। सर कोलंबिया, कोलंबिया, कोलंबिया। इक्वेटर के पास होगा। ये ट्रॉपिकल रेन More फॉरेस्ट, than 1300. ये अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट का है। तो भैया डाटा वाला चैप्टर है। 1200 ये इंडिया का है, इंडिया का है। फिर ये न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क ग्रीनलैंड 56 है इसका। और 50। ग्रीनलैंड। अब अगर देखा जाए तो ये इक्वेटर, कोलंबिया इक्वेटर के पास होगा। और न्यूयॉर्क का अगर देखा जाए तो ये 41 डिग्री नॉर्थ है। और ग्रीनलैंड जो देखोगे वो है 71 डिग्री नॉर्थ। 71 डिग्री नॉर्थ। तो जरा बताओ, ये इक्वेटर से किधर जा रहे हो, पोल की तरफ। तो बर्ड स्पीसीज घट रही है कि बढ़ रही है, घट रही है। घट रही है। ये भी आपका एक डाटा बताता है कि फ्रॉम इक्वेटर टू पोल जाने पे नंबर ऑफ स्पीसीज क्या होती है, डिक्रीज करती चली जाती है। भैया ये जहां यहाँ से 0 होता है और पोल तक जाते जाते कितना डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री। ठीक है। एक डाटा और है अच्छा, कि कहते हैं इक्वाडोर कंट्री है, इक्वाडोर वो ट्रॉपिकल कंट्री है। तो कहते हैं, और एक है टेम्परेट कंट्री जैसे कि मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। अब कहते हैं वहां पे जो वेस्कुलर प्लांट होंगे तो कहाँ पे ज्यादा होंगे, ट्रॉपिकल में, यानी इक्वाडोर पे कितना गुना ज्यादा है मिड वेस्ट ऑफ यूएसए से, 10 टाइम्स। 10 times। एक डाटा है, आप याद कर सकते हो। अमेजोनियन का डाटा भैया कह रहे हैं ये पूरा पेज डाटा ही है। अमेजोनियन का डाटा भी आप अलग से लिख के रख सकते हो। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट पहले पाया कहाँ जाता है ये याद होना चाहिए, कहाँ? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। हम्म तो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका has the greatest biodiversity on earth. It is home to more than 40,000 species of plants, 3,000 of fishes and 1,300 of birds. तो कहते हैं कि जो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है, जो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट होता है उसमें अगर तुम अंदाजा लगा लो तो प्लांट ज्यादा है 40,000, मछलियां 3,000, 1,300 बर्ड्स। मैमल्स और एम्फीबियंस का डाटा एक है 427, 370 आपका रेप्टाइल्स का है और मोर देन 1.25 लाख इनवर्टिब्रेट्स का है। 2 मिलियन भैया इंसेक्ट्स भी। डाटा का चैप्टर है और 378 ऑफ रेप्टाइल्स। तो हम आपके लिए अलग से यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो 40K, 3K, 1,300, 427। मोर देन 40K है। हाँ। नींद आ रही है, हाँ कर रही हो। एंड 1.25 लाख मोर देन। सुस्ती आदि 2 बजे सोने की आदत है तुम लोग की।
यस सर। नो सर, सर खाने का टाइम यहाँ होता है आया वो। है क्या आज? बोल नहीं रही है? सर क्या सर? स्नेहा बोल नहीं रही है? यस सर। आई है सर, यस सर आई है आए। सर, कल उसको बुला के लाए थे। अच्छा, मोर देन 40 के। 3 कौन है? फिशेस का। 1300 बेटा बर्ड्स का है। ये दोनों बेटा आपको याद होना चाहिए, यानी ये मैमल्स और एम्फीबियन का है। ये रेप्टाइल हो गया और ये हो गया इनवर्टिब्रेट। ये अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट जो आपका पाया जाता है साउथ अमेरिका में। अब कहा गया कि क्यों ट्रॉपिक्स में बायोडायवर्सिटी ज्यादा है कंपेयर टू टेम्परेट कंट्रीज। तो सबसे पहले बात है कि बताओ, जिस एरिया को ज्यादा समय मिलेगा उस एरिया में बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगी। तो स्पीसिएशन इज अ जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो कहते हैं समय किसको ज्यादा मिला है स्पीसिएशन करने के लिए, ट्रॉपिक्स को कि टेम्परेट को? कहते हैं ट्रॉपिक्स को ज्यादा मिला, ट्रॉपिक्स। क्योंकि Tropics टेम्परेट को। क्या रहा है कि बर्फ, शुरू में बर्फ से ढका था। अब बर्फ होगा तो वहां तो कुछ बन नहीं पाएगा, उग नहीं पाएगा। तो अनलाइक टेम्परेट regions subjected to frequent glaciation in the past, tropical latitude had remained relatively undisturbed for millions of years and thus had a long evolutionary time for species diversification। पहला पॉइंट थे। अब ये लाइन समझना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। कहते हैं कि ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। तो कहते हैं ट्रॉपिकल में सीजनल वेरिएशन लेस होते हैं और इन्वायरमेंट क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो इंडिया में ट्रॉपिकल रीजन्स कहाँ कहाँ हैं? किसी को पता है? साउथ हाँ, साउथ में केरला सर, हो इस गया, साइड में तमिलनाडु हो गया। तो अगर हम इंडिया में आसाम यस, हुआ ना। हाँ, तो अगर हम लोग देखें वही आपका जैसे आसाम हो गया, असम। ठीक है, आसाम हो गया, राजस्थान का कुछ डिजर्ट हो गया। तो क्या बताइए वहां पे टेम्परेचर या जो चीजें होती वहां पे, जैसे हम लोग यहाँ पे यूपी में वैसा टाइप का सीजनल वेरिएशन वहां पे तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे आपका जैसे केरला हो गया, असम हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, लक्षद्वीप हो गया, महाराष्ट्र का कुछ रीजन हो गया, तो वहां पे ऐसा ठंडी ठंडी जैसे तो तुमको लग रहा है वो सब नहीं, वहां पे हमेशा मौसम बराबर रहता है। ऐसा नाम सुना होगा आप लोगों ने। मॉडरेट क्लाइमेट। यस। हाँ, मतलब कि वहां पे गुड आफ्टरनून अनिकेत, तो इसका मतलब वहां पे चेंज नहीं होता। तो ध्यान रखना है, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और टेम्परेट कंट्रीज में तो भैया ठंडियों में टेम्परेचर का तो -50 चली जाए, तो वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, गर्मियों में हो सकता है कि बहुत ज्यादा हो जाए। तो टेम्परेट कंट्रीज में कहते हैं कि फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होता है। अब बताओ, सोलर एनर्जी भी कोई बात होती है, तो सोलर एनर्जी का आपका कहाँ पे ज्यादा मिलता है? तो कहते हैं सोलर एनर्जी आपका ज्यादा मिलता है ट्रॉपिक्स में ट्रॉपिक रीजन में। कंपेयर टू टेम्परेट। तो 3 पॉइंट आपको पहले से भी पता रहा होगा। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के लिए दिया गया था, जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो जर्मन वर्ड आपका एक यहाँ आया, फिर बाकी हमने एक बार बहुत बार आपको बताया भी है, जर्मन बोटनिस्ट जूलियस वॉन्स है। जूलियस वॉन सैक। सर, ये तो जर्मनी में। सर हाँ, सर, ये जर्मनी में जो हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी है वो इन्हीं के नाम पे खुली है क्या, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट? हो सकती है, ये तो हमें क्लियर नहीं बेटा। हम्बोल्ट नाम है तो इन्हीं के नाम पे होगा क्योंकि जर्मन के हैं। तो जर्मन बॉटनिस्ट जूलियस वॉन सैक थे, और कौन था? मैथियस लाइडन।
ये सब जर्मनी के हैं, जर्मन में अच्छे अच्छे लोग थे। तो इन्होंने बेटा क्या किया था कि इन्होंने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को बताया था। तो कहते थे जितना ज्यादा एरिया आप एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा स्पीसीज के बारे में पता चलेगा, यानी स्पीसीज डाइवर्सिटी मिलेगी। लेकिन इसकी भी एक लिमिट बताया था उन्होंने। तो इन्होंने कहा कि एक्सप्लोर्ड एरिया और स्पीसीज रिचनेस के बीच में एक रिलेशनशिप बनता है, और जब इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं तो कैसा आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इसको अगर हम लॉग स्केल पे रखें जरा देखो, तो लॉग क्या हो जाएगा, लॉग एस इक्वल टू, लॉग में अगर कोई चीज मल्टीप्लाई होता तो वो क्या हो जाता भैया, प्लस में, और कोई चीज डिवाइड होता वो क्या हो जाता माइनस में। ये बात तो पता है ना। तो लॉग सी प्लस लॉग ए, और जो पावर होती है सामने आ जाती है, तो जेड लॉग ए। ये जब दिख रहा है कि जब लॉग स्केल पे रखा गया तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी। यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा है कि log c क्या हो गया, यानी c वाला पार्ट क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया। z क्या हो गया, स्लोप, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और log s और log a आपका x और y एक्सिस। तो s हो गया स्पीसीज रिचनेस, a हो गया एरिया, z हो गया स्लोप ऑफ लाइन, जिसको बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेलो, वीडियो फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा है? नो सर। अगर फ्लक्चुएट करेगा तो बताइए। नो सर। ओके सर। तो यहाँ तक बातें समझ में आई नहीं आई? क्या हुआ? सर एक बार स्क्रीन नीचे करिए। तो ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। तुमको पता है इस बार एक क्वेश्चन आया था, ई की वैल्यू क्या थी। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं, पूछ रहे तुम्हें जेड क्या है। यस समझ सर। रहे हो? तो हमें तैयारी तो हर चीज करनी चाहिए भैया। हम ये मान के चलेंगे आप लोग के लेवल पे खास करके, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा भी अच्छा खासा, कुछ पॉइंट तो हम मैक्सिमम पॉइंट आपके दिमाग में। तो अब आपके लोगों पे जो छोटी छोटी चीजें वो भी नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। जैसे आज ही हम मॉलिक्यूलर पढ़ा रहे थे, तो अचानक से हमारे दिमाग में आ गया केमिस्ट्री वाला मॉलिक्यूलर, मतलब बायोमॉलिक्यूल्स। जब हमने केमिस्ट्री का बायोमॉलिक्यूल उठा कर ढूंढा, तो जो हम लोग एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, और जो हम लोग आर याद करते हैं ना, CH2OH, CH3H, आपको जान के असर होगी कि वहां पे तुम्हारे जितने अमीनो एसिड हैं, एसेंशियल वाले। सारे अमीनो एसिड की जो आर क्या होगा वो दिया गया है। यस। दिख रही है? तो देखो सारे विटामिन, विटामिन, फैट, सॉल्युबल, कौन सॉल्युबल, सब दिया है। तो इसको जरूर पढ़ लिया करिए आप लोग, इम्पोर्टेंट है। देख रहे हो वाटसन क्रिक का पूरी कहानी लिखी गई है।
नोबेल प्राइज कब मिला, किसके साथ मिला, ईयर भी लिखा गया है। मतलब कुछ भी आ सकता है। सर इसमें ही आप देखिए हम लोग की विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इसी में आप आगे लाइन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है तो हम वाटर सॉल्युबल लिख दे रहे हैं, वही याद करना तुम, BC। वहाँ पे एक लाइन भी लिखी हुई है यस सर। उसके आगे, वो इम्पोर्टेंट है। ये वाटर सॉल्युबल है और ये फैट सॉल्युबल है। अब जरा एक बात बताओ तुम लोग, तो इसको पढ़ लेना, मतलब हम आप पढ़ाने नहीं जाएंगे, नहीं तो हम भटक जाएंगे। देखो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल सबके बारे में दिया है। सर ये याद नहीं होता है, ये तो समझ पूरी नहीं आता, कंफ्यूजन हो जाता है। जो नाइट्रोजन की पोजीशन होती है 1357 वाला सर, वो नहीं याद होता। यस सर, मुझे भी 1357 याद नहीं, होता है। 1379 है। हाँ हाँ। सर, जो भी है वो नहीं देखो याद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबरिंग ऐसे किया जाता है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें आएगी 1 3, इसमें हो गया 1 3 7 9। तो इसको बहुत अच्छा से पढ़ लेना आप लोग। और देखो याद करने, देखो एडेनिन अगर तुम्हें याद है तो एडेनिन में क्या लगा दो, खाली CO ग्रुप लगा दो, क्या बन गया 1। कुछ मत, यूरासिल याद करो खाली। यूरासिल में 5वें पोजीशन पे क्या लगा दो, मिथाइल, तो बन गया थाइमिन। ठीक है, और यूरासिल का CO हटा के क्या लगा दो, NH2, तो बन गया साइटोसिन। गुआनिन बन जाए। गुआनिन कहाँ बना लोगे, हाँ। सिंगल रिंग है, तो ऊपर तो देखिए, प्यूरिन है। हाँ हाँ 2 मिनट। आपको ये देखो, मैंने अगर बायोमोलिक्यूल तुम लोगों को कभी पढ़ाया हो तो ये बताया होगा कि अल्फा हेलिक्स में कौन सी बॉन्डिंग होती है, इंट्रा पॉलीपेप्टाइडल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो अल्फा हेलिक्स, सिंगल हेलिक्स में देखो फोन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वाइस लाइट कर रही है तो वीडियो ऑफ कर देते हैं। अभी सही है वाइस? यस सर। तो जरा देखो इसमें कैसा हो गया, इंट्रा, देखो यार, इंट्रा, देख हाँ इंट्रा पॉलीपेप्टाइडल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और तुम लोग को राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड भी देख लो, सीख लो। ये राइट हैंडेड है। हाँ क्लॉक वाइज घूम रहा है। ये देखो बीटा प्लेटेड वो भी सीरीज, वाइट है। एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है, दूसरे पॉलीपेप्टाइड की चेन है, तीसरे पॉलीपेप्टाइड की चेन है, इनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या हो गया, इंटर पॉलीपेप्टाइडल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस सर। और एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आपको पता होगा कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर स्ट्रॉन्ग, मोर स्ट्रांग होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही बोला गलत बोला? इंट्रा सर रिपीट करिए, क्या बोला आपने? अरे इंटर मॉलिक्यूलर और इंटर में कौन होता है? उससे तो हम लोग बीपी डिसाइड करते हैं ना। किस पे करता है डिपेंड? बॉइलिंग पॉइंट तो हम डिसाइड लोग करते हैं बॉइलिंग ना। पॉइंट डिसाइड करते हैं ना। Boiling point। तो हम लोग ये बोलते हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई होगा। ज्यादा हो जाएगा। तो भाई देख लेना, मुझे, मैंने कहा ना मुझे क्लियरिटी नहीं है, लेकिन जो मेरा दिमाग स्ट्राइक कर रहा है, तो मुझे जहां तक याद है कि इंटर, किसी को अगर ये कॉन्सेप्ट पता हो तो बता देगा। सर इंटर जब ज्यादा होता है तो हमारे बीपी ज्यादा हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। और जब इंट्रा, अगर इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्डिंग होगी तो फिर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। सर स्टेबिलिटी पॉइंट ज्यादा हो गया, स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई, स्टेबिलिटी तो दिया जाता है। सर इंटर ज्यादा हो जाती है इसलिए क्योंकि वो पैरा पोजीशन पे लग जाता है और वहाँ पे सिमेट्री ज्यादा। जैसे हम तुमको बता रहे हैं ये वाला होगा इसी टाइप। हाँ तो सर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो अगर फिर मान लो स्टेबिलिटी भी आर्थो ज्यादा। पोजीशन पे होगा तो और कैसा हो क्या? जाएगा,
इंट्रा इंट्रामोलिकुलर हो पैरा पोजीशन होगा तो कैसा हो जाएगा, इंटर टाइप का। तो इंटरमोलिकुलर। ये सब है, देख लेना। हमको केमिकल याद नहीं आ रहा अभी कौन सा। सैलिसिलिक एसिड में होता है। और तो नाइट्रोजन। ठीक, ये देख लेना भैया। हम लोग आते हैं जेड की वैल्यू। सर क्या कह रहे हो? सर बायो वाले पेज चाहिए, एक लाइन पूछनी थी। कौन सा इसमें? हाँ सर, ये जो C इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट क्यों दिया है सर? ए C इक्वल टू वाई ऊपर। इंटरसेप्ट। ये हाँ ते हाँ हुआ बताओ। हाँ, नीचे तो जाएगी ना, कट इंटरसेप्ट करेगी। किसको काटता है? वाई वाई को। एक्सिस। वाई एक्सेस को। वही लिखा है। तुम लोग को देखो भैया, ये ग्राफ सर, मुझे लगा y लाई करेगा। स्क्वायर क्या? हाँ, देखो। तो y इक्वल टू mx स्क्वायर, ये कौन सा ग्राफ होता है? हाइपरबोला। हाइपरबोला होता है। सर पैराबोला mx स्क्वायर है ना? हाँ, mx स्क्वायर है सर। इसका y इक्वल टू ना, यस सर। तो स्क्वायर होता क्या होता है? सर जब स्क्वायर होता है तब उस केस में सर पैराबोला बनता है। हाँ, पैराबोलिक ग्राफ, सही, ये वाला। और जब माइनस होगा तब ये हाइपरबोला बनेगा। जब जी। इनवर्स में आ जाएगा। इस टाइप का ना। जी सर। यस सर, यही सर, यही होता है पैराबोला। जिस एक्सिस से दूर जाता है वो स्क्वायर में होगा। पावर कम होती है उस तरफ चला जाता है। चलो भैया, जेड की वैल्यू यस याद कर सर। लेना। अब हम लॉग बना पढ़ाने लगे तुम्हें। जेड की वैल्यू याद कर लेना। 0.1 to 0.2। अरे हमको खुद आएगा तब तो तुम लोग को पढ़ाएंगे। 1.2 1.15, मतलब हम भी भूल चुके हैं, इतना हमको याद नहीं। सर कल छुट्टी मिलेगी कि नहीं? छुट्टी चाहिए तुम्हें? 3 दिन छुट्टी है ना? नहीं सर, मत दीजिए। यस सर, चाहिए। हाँ अरे सर, चाहिए। नहीं भैया, चाहिए। सर मॉडल आ रहा है सर, चाहिए पढ़ना है। सर, हम होली चाहिए। ना मनाएं। सर हम लोग को चाहिए, सर पढ़ना है, होली मॉडल आ मनाते रहा है। हैं। हाँ, नहीं भैया, हम कल होली मनाने जा रहे हैं। आप जा आएंगे रहे हैं आप? ना सर, तो मतलब छुट्टी हम समझ गए। छुट्टी है फिर तो हमारी। क्योंकि अगर हम होली ना मनाएंगे तो हमारी तलाक हो जाएगा। सर बाकी क्लासेस सर होंगी गाँव कि जा रहे नहीं? हैं क्या? नहीं नहीं, गाँव नहीं जा रहे हैं। सर बाकी क्लासेस होंगी कि नहीं? कल बेटा क्लासेस नहीं रहेंगी। कोई सी और भी सर नहीं। परसों? और परसों सर? परसों आपकी यूट्यूब पे क्लास रहेगी। अच्छा यस ठीक है सर। फिर तो। और संडे को आपका एक क्लास टेस्ट। रहेगा, आप लोग का नहीं रहेगा क्योंकि आप लोग का टेस्ट रहेगा। यस सर। तो टेस्ट का डिस्कशन और टेस्ट रहेगा। टेस्ट तो ऑनलाइन ही होगा यस ना? सर। यानी सेंटर आपको सर 2 हाँ दिन। सर हाँ, टेस्ट हमारा ऑनलाइन होगा। हाँ संडे को हाँ, ऑनलाइन टेस्ट होगा। तुम लोग तो ऑनलाइन देते हो, तुम लोग का पूछो। नहीं सर, नहीं हम हम लोग लोग सर ऑफलाइन ऑफलाइन आते आते हैं हैं। सर। सर यूट्यूब पे बायो का रैपिड फायर इतना लंबा लंबा क्यों हो जा रहा हाँ है? सर, बहुत लंबा हो जाता है, देख नहीं पाते हैं फिर हम लोग। 3.5 कभी 5 घंटे का हो जाता है जिसमें। बेटा देखो, जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से होता है। अब वो वाले में अभी एक टीचर गया तो एक टीचर 1 घंटा तो लेगा ही लेगा। तो उसमें क्या है कि आपका एकदम मतलब आराम से हो रहा है। अब जैसे आज ही हमने क्लास लगाई अपनी 6 बजे, तो अब देखते हैं इसमें। अब हो सकता है कि एक लेक्चर में हम पूरा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म करेंगे। हो सकता है कि 2-3 लेक्चर में करेंगे। जैसी हर हर सबके लिए अलग अलग होता है ना। जैसे तुम लोगों के रैपिड फायर, अनुसार। तो तुम लोग के लिए मैक्सिमम रैपिड फायर रहता है। सिंह सर का मान लो हो गया। सर सिंह सर इधर लेकर आ रहे हैं, बस लास्ट हमको लगता है कल लिए थे 2 एंड कल नहीं परसों का था सर, 2 आवर नहीं तो सिंह सर 34 लेंगे। मिनट। परसों लिया था। हाँ हाँ, परसों परसों ही लिया लिया तो था उसमें सर, थोड़ा सा हमने कल भी टेस्ट था ना। सर फिर हाँ वो उतना ड्यूरेशन का ठीक रहता है सर, उससे ज्यादा होता है फिर। नहीं नहीं, लास्ट में तो सर ही लेंगे। अभी तो फिलहाल चल रहा है जो चल रहा है। लास्ट वाले लेकिन रैपिड देख फायर नहीं जो पाते होंगे हैं सर, देख वो नहीं ज्यादा पाते हैं हम इंपॉर्टेंट लोग। हो गए। जैसे आप अप्रैल से जो रैपिड फायर करेंगे, हाँ
तो जब सर का स्टार्ट होगा तो हम लोग एक शेड्यूल बना के रखेंगे भी, तब हाँ फिर वो ठीक रहेगा। यस अभी सर, ताकि हम लोग सब नजदीक अटेंड कर सके आएगा, उसको। अब पहले पढ़ भी ले वो चीज। जुलाइट आपको छोड़ेगा नहीं। आज जैसे नजदीकी आएगी, बस आप अपनी हिम्मत और अपनी कंसिस्टेंसी और अपने क्वेश्चन एरर को देखिए। फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगाते रहिए। बायोलॉजी तो हम लोग, मैं गारंटी ले लेता हूँ उसके, चलो कि बहुत मुश्किल होगा कि तुम लोग को ऐसी कोई लाइन हम लोग छोड़ देंगे कि जो लगेगा कि हाँ सर ने ना बोला रहा। अप्रैल में देखेंगे ना तब तो वीडियोस। अप्रैल में देखेंगे वीडियोस जो नहीं, आएंगी। अप्रैल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जैसे अभी जैसे अभी नहीं देख डेटा पाते का हैं हो सर। गया, डेटा का एक Yes, हम sir. ले लेंगे खुद ही। फिर न्यूमेरिकल्स का भी रहेगा, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस का रहेगा। सर Value मतलब based- एक साथ पैरेलल चलेंगी दोनों एनसीईआरटी हाँ फुल हाँ फुल। हाँ। तो जब आप सर, ये जो यूट्यूब पे क्रैश लगाइएगा कोर्स तो हो आप रहा है, क्लास भी लगाइएगा सर। क्लास भी क्यों नहीं भाई, ये तो तुम्हारी यूट्यूब तो देखो ये है आपका, वो है एडिशनल बेनिफिट में आता है। बाकी क्लास तो आपकी रहेगी ना। फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ोगे? सर फिजिक्स केमिस्ट्री का नहीं बोल रहे, बायो का बोल रहा है सर। तो बायो में क्लास कहाँ बहुत ज्यादा लगती है भाई? हाँ सर बहुत कम लगती हैं क्लासेस। बायो सर, क्लास सब तो वैसे ही कम है वीक आपकी। में 2 या 3 बार ही लगती है। सर जब खत्म हो जाएगा तब यूट्यूब पे जब शुरू होगा तो वो हम लोग सबको फिर देखने के लिए मतलब शेड्यूल बना दिया जाएगा ना कि सारे बच्चे वहाँ अटेंड करें। नहीं तो ऐसे क्या होता है सर, यहाँ चल रहा होता है फिर वहाँ देखना नहीं पड़ता है। अभी तो देखो, अभी जब क्लासेस खत्म हो जाएंगे तो फिर आपके पास नॉर्मल क्लास तो रहेगी नहीं। बहुत ज्यादा हफ्ते वीक में टेस्ट रहेगा, तो फिर आपके पास यूट्यूब ही सारा रहेगा। यस सर। जैसे ही आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म होता है तो फिर बायो को तो खत्म ही है। यस सर। ठीक है, चलिए जेड की सर वैल्यू दे टेस्ट लेकिन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। देखो, अगर आपको टेस्ट ज्यादा लग रहा है तो मुझे नहीं लगता ज्यादा टेस्ट, हफ्ते में 4 टेस्ट कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लोग को तो सर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है। टेस्ट तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो क्या हो जाता है सर, मॉडल के लिए फिर जब पढ़ो तो फिर वो बीच में वाले टेस्ट होते हैं तो उसका रिवीजन का कहिए 2-3 महीना ना हुआ हो तो फिर वो रह जाता है। टेस्ट के जरिए आपका रिवीजन हो ही रहा है ना। अब आपको, हमको नहीं लगता, जैसे आपको ये फीलिंग होनी चाहिए कि अब कोई भी कोनो चैप्टर आ जाए हमें क्या लेना देना, हम दे आए। नहीं सर केमिस्ट्री में लगता है। हाँ तो केमिस्ट्री फिजिक्स यानी उसकी तैयारी नहीं की हो, करो फिर। जो नहीं सर कॉन्फिडेंस फिजिक्स में लगता है, जो केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस लगता आप लोग बायो में लेके आते हो, जैसे बायो में तुम लोग को ये अंदर से फीलिंग रहती है 80+ मार देंगे मैक्सिमम के। यस सर। तो यही है। 5 केमिस्ट्री तक की होना रहता चाहिए कि 40+ यही होना। नहीं आ रही है ना अभी। तो क्यों नहीं आ रही है? यानी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ प्रैक्टिस। हमको तो केमिस्ट्री फिजिक्स सबसे आसान लगता है, बायो से भी आसान लगता है। सर फिजिक्स तो फिर भी ठीक है सर, केमिस्ट्री तो पल्ले ही नहीं पड़ती है। तो केमिस्ट्री पहले नहीं पढ़ती। सर आपने क्या कहा? डिस्कनेक्ट हो गए थे, हम सुन नहीं पाए टेस्ट के लिए। मेरे लिए भाई, मुझे तो सबसे आसान फिजिक्स, फिर उसके बाद केमिस्ट्री लगती है। नहीं केमिस्ट्री सही लगती है। केमिस्ट्री और बायो सही लगती है, फिजिक्स मेहनत कर लो अच्छी फिर। लगती है। केमिस्ट्री इजी लगती है, बायो टफ लगती है। सर बायो नीट तो एस्पिरेंट्स के लिए यही होता है, सबसे पहले बायो फिर होता है केमिस्ट्री फिर फिजिक्स। देखो, लास्ट नीट में आता है एस्पिरेंट हो फिजिक्स। गए तो बायो तुम्हारा तो फेवरेट सब्जेक्ट होगा, तभी तो इसको पकड़े हो, नहीं तो मैथ ना ले लिए होते। हाँ ये बात यस सही है। सर। सर मैथ्स आती ही नहीं थी इसलिए नहीं लिया। नहीं मेरे मैथ तो साथ आती थी उल्टा खैर। होता है ना, आपको फिजिक्स कर मैथ तो लेते हैं एलिमेंट्री लेकिन मैथ जानना केमिस्ट्री है। चलिए इसको खत्म कर देते हैं बेटा। हाँ सर। तो 0.1 to 0.2, 0.6 to 1.2 एंड 1.15। अच्छा, जितना ज्यादा एरिया जाओगे, मतलब कि जितना ज्यादा रेंज ढूंढोगे, जेड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ग्राफ की स्टीपनेस बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि कभी कभी आप लोगों ने जब स्ट्रेट लाइन मोशन या तुम लोगों ने वो पढ़ा होगा, वेक्टर वगैरह पढ़ने गए हो, तो उसमें पहले आपको वो याद कराया गया होगा, स्लोप वगैरह दिखाया गया होगा। तो जैसे मान लो एक ऐसे बनाया गया है, एक ऐसे बनाया गया, तो ए और बी है, तो बताइए किसका स्लोप ज्यादा है? डी का ज्यादा और बी ज्यादा स्टीपर है। डी का स्लोप ज्यादा। देखो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया तुम्हारा थीटा, ये हो गया स्लोप tan थीटा।
और ये हो गया तुम्हारा देखो एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा थीटा। तो एंगल किसका ज्यादा है? बी वाले का। बी का। तो किसका ज्यादा होगा? बी का। क्योंकि आपको पता होगा कि थीटा की वैल्यू और tan थीटा की वैल्यू दोनों बराबर चलती है, यानी एंगल ज्यादा होगा तो tan थीटा की वैल्यू भी ज्यादा होती जाती है, इतना तो पता ही होगा। यस सर। हालांकि साइन कॉस में ऐसा मत देखना, एक में बढ़ता है एक में घटता है। कॉस में उल्टा होता है। कॉस में सर ए और बी बस में हो ज्यादा जाता है, बस स्टीपर्ड तो कौन पूछना। होगा? बी जिसका वाला स्लोप ज्यादा होगा तो बी इज बी मोर वाला। स्टीपर, मच स्टीपर है। लिख लो, अगर स्टीपनेस नहीं समझ में, ढलुआपन। मोर स्लोप मोर स्टीपर। अब एक पे बैठ जाओ, किस पे लुढ़क रही हो ज्यादा? स्टीपर। लुढ़की किस पे ज्यादा, ए पे कि बी पे? बी पे सर। बी पर। बी पर। हाँ, स्लाइड किस पे तेज से करोगे? फट से। बी पर। तो कभी बी पे वाटर ज्यादा पार्क गए स्टीपर होगे तो है। वहां पे देखो एक स्लाइडर होता है ऐसे वाला और एक होता है ऐसे 90 डिग्री वाला। हाँ, मजा आती है लेकिन। व्हाट डू स्टीपर स्लोप मींस इन दिस कॉन्टेक्स्ट? बता देना, मोर स्लोप, या लिख लेना मोर ढलुआपन। इसमें तो मुझे नहीं लगता इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये पैरे में डेविड टिलमैन है। आउटडोर प्लॉट्स। बेटा डेविड टिलमैन का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे है जरा बताओ? बोलो। ज्यादा डाइवर्सिटी मतलब ज्यादा प्रोडक्टिविटी। यस यस यस, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। मतलब कि प्लॉट विद मोर बायोडाइवर्सिटी। इन्होंने 2-3 प्लॉट देखा होगा, मतलब उसमें प्लांट एनिमल सबकी स्टडी की होगी। तो कहा गया जिस प्लॉट पे, यानी जिस फील्ड में उनका क्या था, डाइवर्सिटी ज्यादा थी, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। साथ ही साथ आपका बेटा एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी क्या होगी? कम होती है। नहीं, हाँ, कम नहीं होगी कांस्टेंट प्रोडक्टिविटी तो ज्यादा बनी होगी, रहेगी। वेरिएशन लेकिन जो अगर वेरिएशन कम होगा तो जो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। प्रोडक्टिविटी का Less वेरिएशन variation. होता है, ये लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन में। इसको मैंने आप लोग को एक एग्जांपल से हमेशा बताता भी रहता हूँ कि मान लो एक बंदा एक साल 10 लाख कमाया, दूसरे साल 20 लाख कमाया, तो आपको तो लगेगा कि ज्यादा कमा रहा है, लेकिन ये हाईली वेरिएबल हो गया। हो सकता है कि चांसेस हो तीसरे साल 3 लाख कमा ले या एक को पैसा ना कमाए। ये क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी में ईयर टू ईयर ज्यादा वेरिएशन है। ज्यादा वेरिएशन हो तो गया। ये बंदे को स्टेबल मानोगे कि अनस्टेबल मानोगे? अनस्टेबल। अनस्टेबल मानी। तो ऐसा होता था, जैसे अभी इस समय हम लोग के साथ भी हुआ था कोरोना काल में। भाई कोरोना से पहले सैलरी बहुत ज्यादा, कोरोना काल में क्या हुआ, उस ईयर में सैलरी तो एकदम ऐसे धड़ाम से गिरती है, गिरी थी हमारी क्या सबकी। तो उससे लगा कि कम होगा। तो जब सैलरी गिरी तो क्या हम लोग स्टेबल माने गए थे? नहीं, अनस्टेबल। तो इसका इधर मतलब मिली ही नहीं। हम लोग को मिली ही नहीं। तुम लोग तुम का कमाई करेगा तुम्हारी सैलरी नहीं मिलेगी। हाँ? बोलो। सर इसमें पढ़ाइए ना डेविड टिलमैन वाला। ये बेटा इतना याद करना, डेविड टिलमैन। और ये थोड़ा याद करना मुश्किल होता है, प्रोडक्टिविटी में जो वेरिएशन होता है ईयर टू ईयर वो ज्यादा नहीं होता, नॉट सो टू मच वेरिएशन। ये इंपॉर्टेंट लाइन रहा, बाकी तो तुम्हें याद रहता है स्टेबल कब होता है। ठीक है, चलो। हाँ, कहा गया कि इसमें तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कहा गया कि अब एक बात बताओ, कोई क्या फर्क पड़ जाएगा किसी एरिया में अगर स्पीसीज कम हो जाए? मान लो किसी जगह पे जो आंट्स थे 20,000 थे, तो घट के 15,000 हो जाए तो क्या दिक्कत है?
क्या फर्क पड़ेगा अर्थ को? सर उससे इसको रिलेटेड समझाने के लिए एक साइंटिस्ट आए थे, पॉल एहरलिच, स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट। स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट थे। स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट दो जगह पे आए, एक तो पॉल एहरलिच हो गए और एक आपके वहां पे आएंगे स्टैनले कोहेन। बायोटेक में स्टैनले कोहेन प्लाज्मेटम दिया। सर इको सर इकोसिस्टम कैसा होना चाहिए? क्वेश्चन नहीं आता है प्रीवियस ईयर में, रिसाइलेंट एंड रेजिस्टेंट करके। इकोसिस्टम कैसा होना चाहिए? यस सर, 4 ऑप्शन रहते हैं। सर आंसर रहता है लो स्टेबिलिटी, हाई रिसाइलेंट। हाँ यस सर, यही वाला ये। लो रेजिलिएंट, डिस्टरबेंस को रोकना है। और एक होता है रेजिस्टेंट। यस सर। देखो रेजिस्टेंट मतलब होता है प्रतिरोध। इसका मतलब जो इन्वायरमेंटल फ्लैक्चुएशंस आया उसमें क्या था, रेजिस्टेंट था, जल्दी प्रभावित नहीं हुआ। और रेजिलिएंट मतलब होता है अगर प्रभावित हो जाए तो रिकवरी क्या हो, फास्ट हो। हाई रेजिलिएंट मतलब क्विक रिकवरी। तो दोनों होना चाहिए, रेजिस्टेंट भी हाई होना चाहिए और रेजिलिएंट भी हाई होना चाहिए। पहली बात तो प्रभावित ना कर पाए, और प्रभावित कर पाए तो जल्दी से रिकवर कर ले जाए। समझ में आया? यस सर। इधर पॉल एहरलिच का याद कर लेना, इन्होंने क्या दिया था, रिवेट पोपर हाइपोथेसिस। इन्होंने एक जहाज लिया जिसका नाम क्या था, एयरप्लेन। तो एयरप्लेन को क्या माना इन्होंने, एक इकोसिस्टम। इसके बाद इन्होंने रिवेट, जो वहां पे नट बोल्ट लगे थे, उसको माना स्पीसीज। कहा कि भैया अब जहाज के नट बोल्ट निकालते जाओ, और जब जहाज को खतरा हो जाए जिस नट बोल्ट से, मान लेना वही उसी स्पीसीज को हटाने से किसी इकोसिस्टम को खतरा हो जाएगा। तो कहा गया जिस नट बोल्ट के हटाने से जहाज ना उड़ पाए उसका नाम था रिवेट ऑन विंग्स। जो पंख पे नट बोल्ट हटा दोगे तो उड़ ही नहीं पाएगा, रिवेट्स ऑन विंग। यानी इस स्पीसीज को हम लोग क्या बोलेंगे, की स्पीसीज या की स्पीसीज, की स्टोन स्पीसीज। और हर इकोसिस्टम की स्टोन स्पीसीज अलग अलग होती है। ये पॉइंट याद कर लेना कि क्या किसके इक्वल है साइंटिस्ट का नाम। सर की स्टोन स्पीसीज का एग्जांपल नहीं ना याद करने का जरूरत है। नहीं, एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, ऐसे क्या क्या याद करोगे। आता नहीं है। लास्ट ईयर तो मैंने बताया भी था, लेकिन अब बताते हैं, इंपॉर्टेंट है। बस ये डिफिनीशन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज की स्टोन स्पीसीज। बता सकते हो वह स्पीसीज जिसको हटाने से इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा या नॉट सर्वाइव। मैंने लास्ट ईयर बताया था वैसे। हाय का तुम्हें याद है? आपने फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं भेजा। सर सी ऑटर बताया था आपने। सी ऑटर्स। एक तो कंगारू रैट का भी होता है सर। और सी अर्चिन का था, मतलब की स्टोन स्पीशीज सी ऑटर था और सी अर्चिन को। लेकिन अब वो सब मत याद करो, छोड़ो। यस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये एक ही भैया लिखा डाटा तो हमको लग रहा है तुम लोग को याद होना चाहिए। पहला डाटा है कि ह्यूमन एक्टिविटी यानी कॉलोनाइजेशन से ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में कितनी ज्यादा बर्ड, मोर देन 2000 बर्ड्स वहां की खत्म हो गई। और इसके बाद ये हो गया तुम्हारा 784, वीआईपी हो गया 338, 359 एंड 87, 27। इतना तो याद होना चाहिए कि लास्ट 500 साल में 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। वी से वर्टिब्रेट 338, इनवर्टिब्रेट 359 और आपका पी से हो गया प्लांट 87। कहते हैं कि लास्ट 20 सालों में, पिछले 20 सालों में 27 स्पीसीज आपकी एक्सटिंक्ट हो गई हैं अकेले। और बाली जवान स्पीसीज कैप्सियन, बाली जवान कैस्पियन सब स्पीसीज ऑफ टाइगर है।
डोडो बर्ड है मॉरिशस की जो रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुई है, ये पूछा जा चुका है। क्वेगा जेब्रा की सब स्पीसीज होती है अफ्रीका में। थाइलासीन ये भेड़िया की कैटेगरी में आता है, तस्मानियन वुल्फ वाला जो ऑस्ट्रेलिया में। और स्टीलर सी काऊ रसिया का, ये रिसेंट एक्सटिंक्शन में आता है। हमको लगता है आपको याद होगा, विधि याद होगा, यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना है। फिल इन द ब्लैंक सेंड कर दीजिए। ठीक है बेटा, कर देंगे। तुम लोग का 2 दिन की छुट्टी है, तो आज रात में 8-9 बजे भेज देंगे, क्योंकि अभी मेरी कंटिन्यूअस क्लास है। सर एक वर्ड होता है नीच, सर उसका क्या मतलब होता है? नीस, यस सर, NICHE। अब ये मत पूछो, पीटेंगे, क्लास नहीं की मैंने बताया था उस दिन ना। सर फिर से बता दीजिए प्लीज। नीस क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं हूं, मैं एक जगह पे रहूंगा, यानी मेरा एक हैबिटेट होगा, मैं एक टेम्परेचर को टॉलरेट करूंगा, मैं एक रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करूंगा, और मेरा एक रोल होगा इकोसिस्टम में। तो नीस मतलब होता है ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, वह क्या रिसोर्स यूटिलाइज करता है और उस हैबिटेट में उसका क्या फंक्शनल रोल है। एक एग्जांपल मैंने दिया था, एक पेड़ पे 5 बर्ड रहती हैं, तो हर बर्ड का क्या हो जाएगा, इकोलॉजिकल नीस अलग अलग होगी। जबकि हैबिटेट क्या है, सबका सेम है, ट्री है, लेकिन हो सकता है कोई फ्रूट खा रहा हो, कोई सीड खा रहा हो, कोई का अलग रोल हो, कोई का अलग रोल हो। तो नीस मतलब होता है हैबिटेट प्लस रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड इट्स फंक्शनल रोल, यानी नीस में आपका फंक्शनल रोल जरूर आएगा। हर इंडिविजुअल के लिए अलग होगा। 15,500 अगर देखा जाए वर्ल्ड वाइड में, तो बेटा क्या हो गया, फैक्ट है गया कि वर्ल्ड वाइड फेसिंग द थ्रेट टू एक्सटिंक्शन, जिनमें से 32, 31, 23, 12, 32% कौन है, एम्फीबियंस है। 31 है जिम्नोस्पर्म, 23 है मैमल्स, और 12 है बर्ड्स। ये आपको याद होना चाहिए। तो 32% यानी सबसे ज्यादा खतरा किसको है भी पूछा जा सकता है, तो क्या बोल दोगे आप? कहते हैं ह्यूमन के आने से बहुत पहले आपका क्या हो चुका है, बहुत सारी स्पीसीज खत्म भी हो चुकी हैं, जैसे कि डायनासोर ही याद होगा आपको। ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड ग्रेटर देन 3 बिलियन ईयर्स सिंस द ओरिजिन, ये तो बकवास की बात लिख गई तुम्हें। ओरिजिन ऑफ लाइफ तो पता ही होगा, क्या होगा, 4 बिलियन लाइफ आए थे, 3 बिलियन नॉन सेलुलर, 2 बिलियन सेलुलर, ये तो याद ही है, ये तो ऐसे डाटा है, ये तो आपको याद ही नहीं करना था। अभी तक कितनी बार एक्सटिंक्शन हो चुका है, 5 बार, और ये कौन सा चल रहा है, छठा चल रहा है। कहते ना पृथ्वी समा जाएगी, धरती जलमग्न हो जाएगी। अच्छा, पिछले जो 5 एक्सटिंक्शन हुए थे, इसमें माना गया था कि ये स्लो था, लेकिन अब हम लोग ह्यूमन्स क्या हैं, अति मचा दिए हैं, तो हम लोग क्या कर दिए हैं, इसका एक्सीलरेशन रेट क्या कर दिया, 100 to 1000 times 100 faster. to 1000 टाइम्स बढ़ा दिया है। और ये वाली लाइन आपको पता ही चल गया है कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा तो प्लांट प्रोडक्शन कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और जो इकोसिस्टम प्रोसेसेस में वेरिएबिलिटी बढ़ जाएगी। किसमें किसमें, प्रोडक्टिविटी, साल दर साल प्रोडक्टिविटी वेरिएबल हो जाएगा। हो सकता है किसी साल 10 लाख कमाए हो तो किसी साल कुछ ना कमाओ। वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल, और आपको पता है डिजीज साइकिल दिख ही रही है आपको। पहले साइकिल क्या थी कि कहते थे 100 सालों में महामारी आती थी, 100 साल ऐसे एक डिजीज की साइकिल होती थी। आजकल क्या है कि हर साल, हर 6 महीना में आ रहा है। तो ये जो आपने नेचर को खराब किया है, एक कुछ कहीं ना कहीं उसका एक कारण ये भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा आपका, लॉस ऑफ यानी कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 4 कॉज होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इविल क्वार्टेट। सबसे खतरनाक हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। पहले ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट कितना था, 14%।
सिकुड़ के कितना हो गया 6। सॉब्रिक्वेट क्या होता है? हाँ, सॉब्रिक्वेट यहाँ पे लिखा होगा एविल इविल क्वाड्रेट। क्वाड्रेट, 4 बुराइयां हैं। सॉब्रिक्वेट यस। सर ठीक है, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। क्या कह रहे हो? आपकी वॉइस नहीं आ रही थी, अब आ रही है। इविल क्वाड्रेट मतलब होता है 4 बुराइयां हैं, यानी इसके सर वो नाम में जो। आगे लिखा हुआ है सॉब्रिक्वेट, उसकी मीनिंग अच्छा, पूछ इसकी रहे पूछ थे। रहे हो? यस सर। इसका मतलब होता है उपाधि, नामकरण। अच्छा। Habitat loss and fragmentation. This is the most important cause driving animals and plants to extinction. सबसे अच्छा बताओ, तुमसे हम सब छीन लें तब भी तुम सरवाइव कर जाओगे, तुम्हारा घर छीन ले तो तुम परेशान हो जाओगे। तो 14% से 6% हो गया। कॉलोनाइजेशन होगा किसका? वहां पे क्या बनाया गया? सोयाबीन की कल्टीवेशन, और बीफ कैटल के लिए क्या यूज किया गया था? ग्रास। कितना परसेंट लॉस हुआ है? 8% लॉस हो गया। ठीक है, ये इतना रहा आपका ये वाला हैबिटेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल प्लांट एंड एक्सटिंक्शन, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। अच्छा बताइए, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी मतलब है, पहले मान लो बहुत बड़ा जंगल था, अब उसमें तुमने रोड, घर, कॉलोनी बसा दिया, तो अब मान लो इसके 4 टुकड़े हो गए। तब इसमें दिक्कत किसको होगी? दिक्कत सबसे ज्यादा होगा जो जिनकी टेरिटरी मतलब रेंज ज्यादा था या माइग्रेटरी हैबिटेट वाले थे। जैसे कि मान लो शेरों का झुंड था, तो लोग कहते थे चलो कभी इस कोने जंगल में मस्ती करेंगे, कभी इस कोने में, कभी इस कोने में। अब तो इनको तुमने कोना पकड़ने नहीं दिया बेचारों को। तो लार्जर एनिमल्स और बर्ड्स विद माइग्रेटरी हैबिटेट वाले जो होंगे हैबिट्स के, उनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा अगर उनकी टेरिटरी छोटी कर दी जाएगी। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, लालच बुरी बला है। ये इंपॉर्टेंट रहने लगा कि लास्ट 500 साल में ओवर एक्सप्लॉयटेशन से बेटा कौन कौन खत्म हो गए? स्टीलर सी का ऑफ रसिया एंड पैसेंजर पिजन। ये इंपॉर्टेंट डेटा है आपका। स्टीलर सी का ऑफ रसिया एंड पैसेंजर पिजन लास्ट 500 ईयर में कैसे खत्म हो गई? तो कहोगे ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब इसके बाद किसी को नुकसान पहुंचाना है तो एलियन स्पीसीज इन्वेजन कर दो। अंग्रेजों की सारी कूटनीति लग रहा है यही सीखे थे अंग्रेज। जैसे कि एक एग्जांपल है लेक विक्टोरिया में नाइल पर्च का इंट्रोडक्शन। तो वहां पे छोटी छोटी छिछली स्पीड थी, मोर देन छिछली 200 छिछली स्पीड वहां पे खत्म हो गई। कहां से बेटा? आपका इंट्रोडक्शन ऑफ नाइल पर्च इनटू लेक विक्टोरिया। और साथ ही साथ आपका इंडिया में कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, लेंटाना एंड वाटर हाइसिन, ये भी बाहर से लाया गया था। और ये कितना खतरनाक है आप लोग को जो खेती करते होंगे उनको अच्छी तरह से पता होगा। उनके घर खेत वगैरह में पार्थेनियम कितना खतरनाक होता है। और जो वाटर में खेती करते हैं उनको पता होगा वाटर हाइसिन का क्या है। मागुर मछली थी क्लेरियस गैरीपाइनस, अफ्रीकन कैटफिश थी। तो इंडिया वाली जो कैटफिश थी उनको मार डाल रही है, खतरनाक हो गई है। ये सब क्या हो गया बेटा? एलियन स्पीसीज इन्वेजन। और सारे एग्जांपल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिएंगे साथ साथ, मरेंगे साथ साथ। तो अगर ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन है तो अगर एक बंदा मर गया तो उसका जो दूसरा भाई उसके साथ जीवित था वो भी मर गया, वो भी मर जाएगा। ठीक है। और आपको पता है को एक्सटिंक्शन वाले ऑर्गेनिज्म में जब इवोल्यूशन होता है तो कैसे होते हैं? साथ साथ। यक्का एंड प्लांट आपको याद होना चाहिए। कहते हैं हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए, तो इसका 2 मेथड है। एक तो नैरोली यूटिलिटेरियन, इसका मतलब डायरेक्ट बेनिफिट, फायदा डायरेक्ट होगा। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, इसका मतलब कि सामाजिक धार्मिक बन जाओ तुम। कहा जाता है कि इससे बहुत सारे प्रोडक्ट, दाल,
अनाज, फ्रूट, फाइबर, फायरवुड, कंस्ट्रक्शन करने के लिए लकड़ियाँ, टैनिन, लुब्रिकेंट, डाई, रेजिन, परफ्यूम। इवन इस समय जो 25,000 प्लांट से मोर देन 25% ड्रग मार्केट में करंटली बेची जा रही है। ये तो तुम्हें डायरेक्ट बेनिफिट दे रहा है, तो भैया इसको बचाओगे नहीं तो ये सब पाओगे कहाँ से। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन मतलब होता है कि यार जियो और जीने दो। कहते भगवान ने हमें अगर भेजा है तो हमारे साथ जो छोटे जीव जंतु हैं, जियो पे दवाई करो, दुनियादारी, ये सब चीजें। और एक लाइन ये तुमको पता है, ये पूछा जा सकता है, बायो प्रोस्पेक्टिंग, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो पायरेसी, बायो रेमेडिएशन, बायो फोर्टिफिकेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, ये सब आपको एक वर्ड में याद होना चाहिए। इसका डेफिनेशन है एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक, अपने फायदे के लिए करना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। लंग्स अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट को बोलते हैं। इस पृथ्वी का क्या है, लंग्स है, यानी प्लेनेट लंग्स है, 20% ऑक्सीजन देता है। और आपको पता है ऑक्सीजन का कितना फायदा होता है, ये आप भी जानते हो, देख लियो इस समय। तो कहते हैं कि भैया अब तो तुम्हें समझ में आ गया कि मर जा रहे हो, पेड़ के नीचे लिटा दे रहे हो, बच जा रहा है। अगर मान लो पेड़ खत्म कर दोगे तो किसके नीचे लिटाओगे। इथिकल मतलब कि आपकी इथिक्स की बात की गई है, नैतिक कर्तव्य क्या है आपका। तो वही बात कहते हैं ना कि हम आए तो हम हवा, जैसे भगवान ने हमें बना के भेजा वैसे उनको बना के भेजा है। तो सब दुनियादारी इम्पोर्टेंट नहीं रहा, लेकिन वो 20% डाटा इम्पोर्टेंट रहा। 2022 में अगर मोस्ट प्रोबेबिलिटी बनती थी यहाँ से क्वेश्चन आने। एक हो गया इन सिटू कंजर्वेशन, एक हो गया एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू मतलब जहाँ पे है वहीं पे कर दो, ऑन साइट। एक्स मतलब वहां से लेके आओ, ऑफ साइट कंजर्वेशन। कठिन कौन होगा, ऑन साइट, मतलब किसी एरिया को संरक्षित करना, उसका प्रोटेक्शन करना बड़ा पैसा खर्चा होगा। और एक्स सिटू कंजर्वेशन आप एक जगह पे जू बना दो, कानपुर में जैसे जू है तो वहां पे संरक्षित एनिमल को रख सकते हो। तो इन सिटू कंजर्वेशन वहां किया जाता है जहां पे एंडेमिज्म पाया जाता है। एंडेमिज्म मतलब कि अब ये प्रजाति खाली यहीं पे पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती है। तो अब उस एरिया को क्या कर दोगे यार, इस एरिया को क्या कर दो, संरक्षित कर दो, नहीं तो साला मर जाएगा तो मिलेगा कहाँ। तो हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होगा और हाई स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी होगी। वर्ल्ड में टोटल इनिशियली बायोडाइवर्सिटी कितनी थी, 25, बाद में कितना ऐड किया गया, 9, अब टोटल हो गई 34, जिनमें से 3 कहाँ है, इंडिया में। इसके बाद डेटा एक आता है आपका लेस देन 2%, बड़ा अच्छा डाटा है भाई। तो कहते हैं कि अगर जो टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को एक साथ हम लोग अगर देखें तो कितना कवर करेगा अर्थ के लैंड एरिया को, तो 2% से कम है। बाकी लेस देन 2% पॉपुलेशन ग्रोथ 2011 और लेस देन 2% प्रोटीन कोड करता है, याद होगा। तीनों लेस देन 2% आपको याद होना चाहिए। कितने टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है, 14। सर तीनों कौन से? हाँ, एक तो प्रोटीन है, एक ये भी वाला। अरे एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी 2011 की लेस देन 2%, लेस देन 2% ऑफ जीन कोड्स फॉर प्रोटीन हो गई नहीं, और लेस देन 2% अर्थ का लैंड एरिया जो होता है वो क्या होता है, टोटल बायोडाइवर्सिटी का कवर है, लेस देन 2% होता है। अच्छा, अगर कहते हैं कि अगर हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर लें तो जो अभी आपका ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन है वो कितना परसेंट रिड्यूस हो जाएगा, ये डाटा अच्छा है, 30%, ऑलमोस्ट 30% रिड्यूस हो जाएगा। 14, 90 एंड 448, ये आपको याद होना चाहिए। 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 90 नेशनल पार्क एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये सब कैसे कंजर्वेशन है, इन सिटू। सैक्रेड ग्रुप्स, पवित्र उपवन, मतलब लोगों ने, गवर्नमेंट ने या चीजों ने कहा कि यार ऐसा करो ना कि जो वहां के आसपास के लोग होते हैं
उनके लिए कुछ जगह धार्मिक यानी पवित्र माना जाता है, पूजनीय माना जाता है, तो खुद ही उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो जैसे सेक्रेड ग्रुप्स कहीं कहीं हैं, तो वहां पे तुम पेड़ की पत्ती ना तोड़ पाओ। जैसे खासी एंड जयंतिया हिल्स होता है मेघालय में, अरावली राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ केरला एंड कर्नाटका और महाराष्ट्र, इन सबका, सरगुजा चंदा बस्तर और मध्य प्रदेश। ये पूछा गया है आपका। कहते हैं मेघालय जो सेक्रेड ग्रुप होते थे, कई सारे जो थ्रेटेंड प्लांट थे, थ्रेटेंड मतलब क्या होता है, जिसको खतरा होता है एक्सटिंक्शन, उसका क्या था, लास्ट जगह थी, रिफ्यूजी मानते हो ना, जहाँ पे आपको शरण मिले, लास्ट शरण स्थल था। X22 का जो भैया ये याद होना चाहिए, सेक्रेड ग्रुप्स। X22 कंजर्वेशन में कौन कौन आएंगे, जूलॉजिकल पार्क्स, बोटैनिकल गार्डन एंड वाइल्ड लाइफ सफारी। तो भैया देखो, वाइल्ड लाइफ सफारी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो याद रखिए, आपको आजकल याद होता है ऐड वगैरह हम लोग किसका देखा, सफारी पार्क बनाए गए घूमने के लिए, तो ये हम लोग बनाए हैं, यानी एक ऐसा हो गया X22 कंजर्वेशन। और मॉडर्न X22 कंजर्वेशन में आपके क्या बनाएंगे, पॉलन बैंक, जीन बैंक, स्पर्म बैंक, ये सब किसमें, सीड बैंक, ये सब किसमें आएंगे, मॉडर्न X22 कंजर्वेशन। एक आया ईयर 1992, एक आया 2002। 1992 में हुआ था आपका अर्थ समिट, रियो डू जेनेरो ब्राजील में हुआ था, और 2002 में हुआ था वर्ल्ड समिट जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। और 190 कंट्री ने कहा कि भैया अब हम बायोडायवर्सिटी को इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सब बकवास की बातें बोली थी, लेकिन आपको ये डाटा याद होना चाहिए। सर वर्ल्ड समिट और अर्थ समिट में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। ईयर्स भूल जाते हैं और कहाँ हुआ था ये भूल जाते हैं। तुम्हें इसमें अर्थ समिट में पूछा जाएगा कि प्लेस या तो ईयर, वर्ल्ड समिट में पूछा जाएगा प्लेस, ईयर और एज, कि जब ये वर्ल्ड समिट हुआ था तो कितने कंट्री ने अपनी सहमति जताई थी कि हम जो करंट रेट ऑफ बायोडायवर्सिटी का लॉस है उसको कम करेंगे। ये तो तुम्हारा ये हो गया कि अमिट समिट। लेकिन आपको पता है इस चैप्टर से थोड़े से आउट ऑफ एनसीईआरटी भी क्वेश्चन आते हैं। 2-3 साल से नहीं आ रहे लेकिन अब नहीं आते हैं, लेकिन उसको भी हम आपको एक फाइल देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। यस सर। ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में डेटा बेटा है, तो आपको सजेशन यही रखेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ने के बजाय बगल में लिखे रहो, वही पढ़ के खत्म करते रहो। तो रोज चाहो तो 5 मिनट बायोडायवर्सिटी रिकॉल कर सकते हो। ऐसे ही जो चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको लगे उसका ऐसे शॉर्ट नोट बनाइए, जितना अच्छे से खुद से बनाएंगे, क्योंकि सबकी लर्निंग एबिलिटी अलग अलग है, तो अपना सब अलग अलग बना सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बचा चैप्टर रहा क्या आपका, थोड़ा सा बचा रहा है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंटल इशू। तब जब भी मेरा लेक्चर होगा तो लेक्चर में आपका इसको कंसीडर करने के साथ साथ इन्वायरमेंटल इशू जब हम पढ़ाएंगे तो आपको जैसे आज केमिस्ट्री खोला था वैसे ही केमिस्ट्री में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है उसको भी ओपन अप करेंगे। हाँ सर, ये सही रहेगा। पढ़ नहीं पाते हैं वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमेशा छूट जाता है। हाँ सर, छूट जाता है हमेशा, पढ़ नहीं पाते हैं। और इतना बड़ा है सर, 16 पेज का वो है, रीडिंग भी आज पढ़ा तक नहीं दीजिएगा लगा अच्छे से। यस सर। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हम तो आप ही पढ़ाएंगे सर आप 2 दिन ले लीजिए, लेकिन पढ़ा दीजिए बायो का अच्छे तो से। आदमी पढ़ भी लेता है, केमिस्ट्री वाला इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाते हैं सर, छूट जाता है। हाँ ठीक है, उसी समय हम लोग कठिन कठिन पॉइंट देखेंगे। ठीक है, यस सर, ठीक है। चलो थैंक यू सर।